हेलो माय डियर नीट एस्पायरेंट्स, स्वागत है आपका हमारे इस सेशन में। तो बच्चों, आज हम आपके साथ फिर अगले 50 क्वेश्चन को लेकर के आए हुए हैं। अगले मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन, जिसमें हमने फिर से एक बार पूरे केमिस्ट्री को घुमाया हुआ है। आपके लिए 50 क्वेश्चन, 1 घंटे के अंदर पूरे 50 क्वेश्चन हम करके दिखाएंगे। और देखो, हम तो करके दिखाएंगे ना, आपको इसे 40 मिनट के अंदर करने की प्रैक्टिस करनी होगी, क्योंकि मुझे बताना है, समझाना है, इससे टाइम लगेगा और आपको करने में वो 20 मिनट बचेगा। तो हमारे साथ आप जुड़िए और अंत तक जुड़िए। देखिए, हम आपको पूरी की पूरी केमिस्ट्री को, हर चैप्टर को रोटेट करेंगे, कोई चैप्टर छोड़ा नहीं है। आइए देखिए, पहला क्वेश्चन जो हमारे उसमें आ रहा है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट से। देखो बेटा क्या बोल रहा है, इक्वल मासेस ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड मीथेन। इक्वल मासेस हैं, ध्यान दीजिएगा, सबके मास बराबर हैं। हैव बीन टेकन इन अ कंटेनर ऑफ वॉल्यूम V, एक V वॉल्यूम के कंटेनर में हमने सबको रख दिया है। टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड फिक्स कर दिया है। आइडेंटिकल कंडीशन, हमने कंडीशन आइडेंटिकल कर दिया है। तो ये हमारा एवोगाड्रोस लॉ बोलता है कि जो मोलर रेशियो होगा वही वॉल्यूम रेशियो होगा, यानी जितने मोल्स होंगे उनके फिक्स होंगे और उनका वॉल्यूम भी फिक्स होगा। ठीक है ना बेटा। अब आगे बोल रहे हैं, द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ द गैसेस, वो इन गैसेस के वॉल्यूम का रेशियो पूछ रहा है। तो भाई आप मोलर रेशियो निकाल लो, मास दिया है तो मोलर रेशियो आ जाएगा। जो मोलर रेशियो होगा वही वॉल्यूम रेशियो हो जाएगा। कैसे, आओ देख लेते हैं। मान लेते हैं हमने सबका मास 1-1 ग्राम मान लिया। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, मीथेन। हाइड्रोजन 1 ग्राम, ऑक्सीजन 1 ग्राम, मीथेन 1 ग्राम, यह मास हो गया। मोलर रेशियो निकालना तो मास अपन मोलर मास होना चाहिए। देखिए, मोलर मास 2, मोलर मास 32, मोलर मास 16, ये तो जोड़ लेते हैं ना। अब आओ, ये इनका क्या होगा, मोलर रेशियो। डन। जहां ये मोलर रेशियो को मैं और आगे कंप्लीट करना चाहता हूं, तो एक काम करूं, मैं सबको अगर कितने से 32 से मल्टीप्लाई कर दूं, ये देखो 32, ये देखिए 32, ये देखिए 32, तो ये कट के आएगा 16:2, क्या हो जाएगा 1:2, यानी मोलर रेशियो अगर 16:1:2, और यही क्या हो गया, वॉल्यूम रेशियो, तो 16:1:2, ये देखो ये आंसर हो गया। डन। देखो बेटा, दूसरा सवाल देखो कितना इजी बोल रहे हैं, कंसंट्रेशन टर्म्स लाइक मास परसेंट, ppm, मोल फ्रैक्शन एंड मोलालिटी डू नॉट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, ये टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करते। हाउएवर मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी, ये कैसे हैं, जो टेम्परेचर पर डिपेंड करते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें वॉल्यूम होता है, ऊपर वाले में मास ऑफ सॉल्वेंट होता है, ठीक है ना, या मास ऑफ सॉल्यूशन होता है। उनमें मास और मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी में क्या होता है, वॉल्यूम। अब जरा ऑप्शन पढ़ा जाए, इसमें बोल रहा है वॉल्यूम डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर एंड मोलैरिटी इन्वॉल्व्स वॉल्यूम। हाँ, यही बात तो है। अब बोल रहे हैं मोलैरिटी इन्वॉल्व नॉन वोलेटाइल, ये कोई बात नहीं, ठीक है ना। बोल रहा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट चेंजेस विद चेंज इन, नहीं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट नहीं चेंज होगा, ठीक है ना बेटा। मोलैरिटी इज यूज्ड फॉर पोलर, नहीं, ये रीजन नहीं है। रीजन कौन सा होगा, ए, फर्स्ट। देखो अगला सवाल, इंपेरिकल फार्मूला आपको दे रखा है एंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड दे रखा है। ये देखिए इंपेरिकल फार्मूला CH2O, मॉलिक्यूलर मास ये। तो बोल रहा है मॉलिक्यूलर फार्मूला बताइए, तो आपको मालूम है मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल टू हो गया CH2O होल N, N हो गया मॉलिक्यूलर मास अपन इंपेरिकल फार्मूला मास, जोड़ दो, 12 और 2 14,
14 और 16 30, बेटा कार्बन का 12 और हाइड्रोजन का 2, ऑक्सीजन का 16 यानी 30। तो ये लो 2 आ गया, तो यहां पर लगा देंगे तो C2H4O2, ये हमारा फॉर्मूला बन गया। बोला हो गया कि नहीं? देखो अगला, व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ N, L एंड M? ठीक है ना, ML मतलब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, फॉर एन एटॉमिक ऑर्बिटल 4f, 4f के लिए बोल रहा है। तो बेटा ये N हो गया हमारा 4, और जो L होगा आपको मालूम है 0s के लिए, 1p के लिए, 2d के लिए, 3f के लिए। L इक्वल्स टू 3, पहले इसको मिलाओ, N इक्वल्स टू 4 सही, L इक्वल्स टू 3, बस काम खत्म। क्यों आगे देखो, हो गया ना भाई, L इक्वल्स टू 3, आगे हमें देखना नहीं है। नेक्स्ट देखो, तो आंसर कौन सा हो गया? बी। अब देखो बेटा, यहां सर्सन रीजन सॉल्व, जरा दिमाग लगा के करना होता है। द इंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन CaO plus CO2 give us CaCO3 is called as इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। नहीं कहते, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन आपको याद होगा बेटा, चेंज इन इंथैल्पी व्हेन 1 mole of any substance prepared from their elements। इस कैल्शियम कार्बोनेट को एलिमेंट से नहीं बना रहे हम, Ca और CO2 से बना रहे हैं, इसलिए ये इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नहीं है। तो पहली बात तो रॉन्ग हो गई भैया। दूसरी देखो, the reaction involves formation of 1 mole CaCO3 from its constituents element। ये बात तो ठीक है भाई, है ना बेटा, कि जब हम लोग कोई रिएक्शन कराएं उसी के कंस्टिट्यूएंट्स एलिमेंट से, तो उसको हम लोग बोलते हैं। लेकिन क्या ये रिएक्शन उसी के कंस्टिट्यूएंट्स एलिमेंट से कराया गया? नहीं, नहीं, हमने तो Ca और CO2 से कराया, तो ये बात भी ठीक नहीं है। वैसे मैटर तो ठीक है, लेकिन ये इस रिएक्शन के लिए नहीं ठीक है। इसलिए क्या हो गया, एसर्शन भी रॉन्ग हो गया और रीजन भी रॉन्ग हो गया। क्या बोला? both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion। नहीं, both assertion and reason are true। नहीं, assertion is true। नहीं, both assertion and reason are false। yes, that's the answer। बोले बेटा क्लियर, ध्यान रहेगा ना, बन गई बात। अब मिलाओ बेटा, देखो अब क्या बोल रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज या आर इनकरेक्ट। ध्यान दीजिएगा, सही नहीं है। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ शुगर कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। बोलो चीनी घोल दे पानी में करंट पास होगी? नहीं, तो ये बात तो गलत हो गई, पहला तो इनकरेक्ट हो गया। कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इंक्रीजेस with an increase in concentration of common salt in aqueous glucose solution। भैया ग्लूकोज का सॉल्यूशन बना लिया, उसी में और नमक मिला दिया। अब बोलो नमक मिला देंगे तो कंडक्टिविटी बढ़ेगी ना, कंडक्टेंस बढ़ेगा ना। और नमक मिला दो भैया, और आयोनाइज होगा और कंडक्टेंस बढ़ेगी। यानी आयंस का नंबर बढ़ाओगे तो कंडक्टेंस बढ़ेगी। तो भैया ये बात तो सही हो गई। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड mainly contains unionized acetic acid molecule and only some acetate and H3O positive है। बात बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि एसिटिक एसिड वीक एसिड है, तो वो कंप्लीट आयोनाइज होगा नहीं, तो थोड़े से एसिटेट आयन होंगे, थोड़े से H+ आयन होंगे, ढेर सारा एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूल होगा। तो इसका मतलब जो पहली बात है वही गलत है, क्योंकि बात भी तो सही हो गई, पहली वाली बात गलत होगी। तो आंसर फर्स्ट ओनली इज इनकरेक्ट। बोलो करेक्ट। नेक्स्ट मिलाओ,
एसिडिक बफर सॉल्यूशन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग। अब आपको पता है एसिडिक बफर सॉल्यूशन क्या हुआ, मिक्सचर ऑफ वीक एसिड and a salt of that weak acid with strong base is called as acidic buffer solution। तो देखो पहले तो हम वीक एसिड ले लेते हैं, सोडियम एसिटेट एंड एसिटिक एसिड, बात ठीक है। यहां पर अमोनियम हाइड्रोक्साइड ले लिया, एसिड नहीं ले लिया। यहां पर सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया, बेस ले लिया, एसिड नहीं लिया। यहां पर एसिड तो लिया है लेकिन ये स्ट्रॉन्ग एसिड लिया है। मुझे कौन सा चाहिए था, वीक एसिड, और ये उसी वीक एसिड का साल्ट। हो गया आंसर, ठीक। और ये जो दिया है आंसर बी, अमोनियम एसिटेट एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये बेसिक बफर सॉल्यूशन है बेटा, बेसिक बफर सॉल्यूशन। अब आइए नेक्स्ट, कलर चेंजेस shown ड्यूरिंग रेडॉक्स टाइट्रेशन इज नॉट करेक्ट। कौन सा गड़बड़ है, और ढूंढते। Cr2O7 double minus n oxidizes the indicator diphenylamine to produce blue color showing in point। अब ये आपको याद होना चाहिए कि डाइफिनाइल अमीन का कलर कैसा हो जाएगा, ब्लू, जब वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो ये वाली बात अगर आपको याद है, रटी हुई है, तो आप कर लोगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। तो पहली बात तो सही है, मुझे कौन सा ढूंढना है, नॉट करेक्ट। अब दूसरे में मिलाओ, आयोडीन फॉर्म्ड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ I माइनस आयन गिव्स ब्लू कलर विद स्टार्च शोइंग इन पॉइंट। हाँ, स्टार्च की प्रेजेंस में I माइनस आयन I2 में, और वो क्या हो जाता है, कलर ब्लू हो जाता है। नहीं वैसे डार्क ब्लू, या आप कह लीजिए कि वायलेट कलर के आसपास, ठीक है ना। तो ये वाली बात भी सही है। अब अगला देखते हैं, केमनोफोर इन द फॉर्म ऑफ एमिनोफोर माइनस आयन गिव्स पिंक कलर। अब ये हमको वैसे तो लैब में किया भी होगा आपने, एसिडिक केमनोफोर का मोर साल्ट के साथ या ऑक्सैलिक एसिड के साथ, तो कलर कैसा आता है, पिंक आता है। तो भाई ये वाली बात भी तो सही होगी। अब कौन सा बोल रहा है, थायोसल्फेट आयन। थायोसल्फेट आयन कैसा होता है, गिव ब्लू कलर, गलत। थायोसल्फेट तो कलरलेस होता है और उसको बोल रहे हैं ब्लू कलर, तो इसका मतलब ये वाली बात गलत हो गई। तो आंसर कौन सा हो गया, डी हो गया ना, आंसर डी। बोलो बेटा क्यों, क्योंकि इसका कलर नहीं होता, उसको बोल रहे हैं ब्लू कलर है, तो नॉट करेक्ट हो गया ये। नेक्स्ट मिलाओ, बोल रहे हैं गिवन बिलो आर द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द फ्यू हाफ सेल्स। कुछ हाफ सेल्स की ये इन्होंने स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे रखा है, ठीक है ना। अब इनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर बताना है बेटा। एक पॉइंट का याद रखना, क्या, मिनिमम वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हैव मैक्सिमम रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। अब बेटा देखो यहां पर वैल्यू चेक करो, सबसे कम ये हो गया पोटेशियम वाले का, माइनस में 2.93 सबसे कम है, चेक कर लो। तो इसका मतलब पोटेशियम वाला स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। तो पोटेशियम स्ट्रॉन्गेस्ट किस में हो गया, ये दो आंसर दे दिए। उसके बाद मैग्नीशियम भी ले लिया, इसके बाद अगला वाला चेक कर लो। इसका मतलब मैं एजी और क्रोमियम में चेक करूंगा, तो क्रोमियम वाले की वैल्यू माइनस में, यानी ये कम है और ये ज्यादा है। इसका मतलब जो क्रोमियम वाला वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है देन सिल्वर। तो क्रोमियम आगे हो, सिल्वर पीछे हो, तो आंसर कौन सा हो गया, बी। लेकिन मुझे ये पॉइंट पता होना चाहिए, मिनिमम वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हैव स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग पावर। ओके, और नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। इसमें कॉलम को मैच कराना है, तो देखो बेटा
कोहलरेस लॉ की बात करें तो कोहलरेस लॉ में तो आपने बोला ना इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर जो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी होगी वो उनके कैटायन इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन और एनायन के सम के बराबर होगी। तो एक का फर्स्ट एक आंसर, दैट्स ऑल, काम खत्म। ठीक है ना, मिलाना चाहो मिला लो। मोलर कंडक्टिविटी लैम्बडा एम इक्वल्स टू 1000 इंटू कप्पा अपन सी, तो यहां पर लैम्बडा एम के अपन सी कप्पा अपन सी, ये मोलर कंडक्टिविटी। तो ये देखो सेकंड से हो गया। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा इक्वल्स टू लैम्बडा एम एट सर्टेन कंसंट्रेशन अपन लैम्बडा एम नॉट, बन गया भैया। इस पे भी देखिए डिसोसिएशन कांस्टेंट सी अल्फा स्क्वायर अपन 1 माइनस अल्फा, सब तो टैली कर रहे हैं उसी के साथ, लेकिन हमने एक से अपना आंसर निकाल दिया। अगला देखो बेटा, फिर नेक्स्ट सवाल बोल रहे हैं हाफ लाइफ पीरियड्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 10, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द रिएक्शन विल बी कंप्लीटेड इन 100 मिनट। तो जरा हाफ लाइफ पीरियड्स निकालने कितने हो जाएंगे, तो देखो हाफ लाइफ पीरियड्स हो जाएंगे हमारे 100 अपॉन 10 इक्वल्स टू हाफ लाइफ पीरियड टी, वो हाफ लाइफ पीरियड देखो बेटा कितने हाफ लाइफ पीरियड होंगे यहां पर, वो देखो मिला लो, ये कितने हो जाएंगे 10 हाफ लाइफ पीरियड्स हो जाएंगे, 10 हाफ लाइफ पीरियड्स। अब जब 10 हाफ लाइफ पीरियड्स हो जाएंगे तो आपने एनसीईआरटी में एक पूरा का पूरा डेरिवेशन पढ़ा है, 99.99% रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। तो सीधी बात, कौन हम सॉल्व करने बैठ रहे हैं इसको, हाफ लाइफ पीरियड्स कितने, वो 100 और 10 मिनट्स ले लोगे तो एक हाफ लाइफ होगा। तो ऐसे 100 अपॉन 10 यानी 10 हाफ लाइफ होगा, 10 हाफ लाइफ होगा तो 99.99 कंप्लीट हो जाएगा। चलो बेटा अगला देखो, यहां पर बोल रहा है मैच द लिस्ट, ये एंगुलर नोड और रेडियल नोड की बात कर रहे हैं, तो हमें फार्मूला पता हो तो आसानी रहेगी। एंगुलर नोड इक्वल्स टू एल, रेडियल नोड्स इक्वल्स टू n माइनस एल माइनस 1। अब आओ देखें, पहले वाले में 2s लिया है तो l की वैल्यू यहां 0 होगी, इसका मतलब है कि यहां एंगुलर नोड 0 होगा। तो एंगुलर नोड 0 यानी इसमें दिया है ए का हो गया थर्ड। अब देखो ए का थर्ड, दो ऑप्शन हो गए, बी को अगर और चेक कर लो तो बात खत्म हो जाए। ठीक, अब मिलाओ 4p, तो 4p लूंगा तो रेडियल नोड्स होगा 4 माइनस 1 माइनस 1। क्यों भैया, एल की वैल्यू p के लिए 1 होती है ना, अभी बोला था। तो 4 माइनस 1 यानी कितना हो गया भैया 2, और 3 माइनस 1 कितना हो गया 2। तो देखिए 2 रेडियल नोड यहां पर दे रखा है, तो इसका कौन सा हो गया फर्स्ट, तो बी का फर्स्ट, दैट्स द आंसर डी। मैं नहीं जा रहा हूं पूरा देखने, समय नहीं है बेटा आपके पास। ठीक, 2 से पकड़ में आ जा रहा पूरा। अब आओ अगला देखो, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी कैन बी डिटरमाइंड। नहीं भाई, इंथैल्पी, इंट्रोपी, गिब्स फ्री एनर्जी, इनकी एब्सोल्यूट वैल्यू आप डिटरमाइन नहीं कर सकते, तो ये वाली बात तो गलत हो गई। इट इज पॉसिबल टू डिटरमाइन एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ कंस्टिट्यूएंट एनर्जीज ऑफ द सबस्टेंस। नहीं, आप एग्जैक्ट वैल्यू भी नहीं बता सकते, तो इसका मतलब दोनों ही बातें गलत हो गई। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर फॉल्स। जी हाँ बिल्कुल ठीक, दोनों ही गलत है भाई। हो गया आंसर, क्यों पढ़े आगे हम ना, बहुत ज्यादा एनालिसिस कर, हम बार बार पढ़ते हैं, बहुत कंफ्यूज भी होते हैं। कम पढ़ो, मस्त रहो। लेकिन सवाल में पूरी बात पढ़ करके ही आप आंसर निकालोगे तो होगा, कुछ सवालों में आप कम पढ़ के भी करेक्ट कर सकते हो। आइए जा देखें,
इफ डेल्टा CH0, C माने कंबस्शन, H माने इंथैल्पी फॉर CH3OH लिक्विड, कार्बन, ग्रेफाइट एंड हाइड्रोजन, इन सब की यह वैल्यू दे दिया। अब डेल्टा HF0 पूछ रहा है CH3OH के लिए, तो बेटा आप अपना HF वाली बात कर लो। कैसे बनाओगे? देखो कंबस्शन वाली रिएक्शन लिख रहा हूं, CH3OH लिक्विड प्लस O2 गिव अस CO2 प्लस H2O, बैलेंस करो 4H तो 2H2O, 4 ऑक्सीजन तो 2O2। इस रिएक्शन के लिए इसने आपको डेल्टा H दे रखा है। डेल्टा H इक्वल टू होता है हीट ऑफ प्रोडक्ट माइनस हीट ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट हमारा ये है, रिएक्टेंट हमारा ये है। तो बेटा हम सीधे इसी फार्मूले से इसका इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। कैसे मिलाओ? डेल्टा H रिएक्शन का इन्होंने दे रखा है कितना, कंबस्शन वाले का -700, प्रोडक्ट में देखो CO2 है और CO2 का कितना दे रखा है, सी वाला, ये -400 प्लस H2 वाले का दे रखा -300, 2 बार है तो हो जाएगा -600, माइनस हीट ऑफ रिएक्टेंट। देखो इसकी तो कोई इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है नहीं, CH3OH की निकालनी है, यानी डेल्टा HF CH3OH। आओ निकालते हैं भैया, कितना हो जाएगा, -1000, ठीक है ना, -1000 हो जाएगा। अब आ जाओ उस वाले को इधर ले आते हैं, ये रहा डेल्टा HF फॉर्मेशन CH3OH लिक्विड, ये इक्वल टू हो जाएगा, देखिए -1000, इसको उधर ले चलते हैं तो प्लस में हो जाएगा, मिला लीजिए दोनों तो कितना आ जाएगा, माइनस में 300। कहां पर कोई आंसर है? यहां है, आगे डायरेक्ट इधर मिला भैया। नेक्स्ट, द रिएजेंट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट प्रोपीन टू 1 प्रोपेनॉल, प्रोपीन को 1 प्रोपेनॉल में लाना है, यानी नंबर 1 पर बनाना है, यानी एंटी मार्कोवनिकॉफ के जैसा रूल लाना है। तो आपको मालूम है एंटी मार्कोवनिकॉफ रूल के जैसा प्रोडक्ट हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में बनता है। तो देखो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ये हो गया, आंसर हो गया, ठीक है ना। और देखो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, देखो कैसे, देख लो ना, चेक कर लो, ये देखो ये रहा, ये हाइड्रोबोरेशन यानी B2S6 से रिएक्शन, बोरान इसके पास आया, पाई इलेक्ट्रॉन खींच लिया यहां पर पॉजिटिव, हाइड्राइड यानी H नेगेटिव यहां पर। तो देखो बोरान नंबर 1 पर जुड़ गया, CH3 CH2 होल थ्राइस B। अब बोरान जहां जुड़ा होगा वहीं हटाकर हम OH जोड़ देंगे, तो क्या बन जाएगा, प्रोपेनॉल 1 बन जाएगा। अब देखो अगला, which among the following compound does not show hydrogen bonding? कौन हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो नहीं कर रहा है? ईथर नहीं शो कर सकता है, C2H5 और C2H5। क्यों भाई? हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए H तो हो। हम लोग बोलते हैं जब फोन आ जाए इनके साथ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइड्रोजन जुड़ जाए तब तो हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोले भैया। ईथर में फोन का O तो आया लेकिन H नहीं आया, H नहीं है तो आप बोल पाओगे क्या? नहीं बोल पाओगे, इसलिए इसमें कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। अगला देखो,
विच अमंग द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव विथ सोडियम वायर, यानी सोडियम के साथ कौन सा एल्कोहल तेज रिएक्शन करेगा। तो जिसमें भैया स्टेरिक हिंड्रेंस कम हो, यानी सबसे तेज प्राइमरी, देन सेकेंडरी, देन टर्सरी। तो कौन सबसे तेज करेगा? प्राइमरी, देन सेकेंडरी, देन टर्सरी। अब प्राइमरी में कौन? जिसमें भीड़ सबसे कम हो। तो इथेनॉल प्राइमरी, सेकेंडरी, सेकेंडरी टर्सरी, सेकेंडरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, तो एक प्राइमरी। आंसर बन गया ना? अब मिला बेटा, कितनी इजी इजी बातें हैं, दिमाग लगाओ, आंसर पाओ। मोस्ट स्टेबल कार्बोनियम आयन ऑन डिहाइड्रेशन। अब देखो मैं यहां से OH हटा दूंगा, किसमें सबसे स्टेबल कार्बोकैटायन मिलेगा वो देखिए। आप यहां पर हटाओगे, यहां पॉजिटिव, इसको हटाओगे यहां पॉजिटिव, इसको हटाओगे यहां पॉजिटिव, इसको हटाओगे यहां पॉजिटिव। हमें मालूम है कैटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री मिथाइल। बोलो भाई, तो यहां पर 1 डिग्री, यह है 3 डिग्री, टर्सरी वाला मोस्ट स्टेबल। आंसर बी बन गया। देखो बेटा हम लोग फटाफट रिवीजन कर रहे हैं, कैसे हो रहा देख रहे हो। करें जेड ढूंढो, और ढूंढ लेते हैं। इसका काम पानी निकाल लेना। यहां से H, यहां से H, H2O की फॉर्म में गया, X क्या बना? CH3, CH, डबल बॉन्ड CH2। अब ब्रोमीन से कराओगे CCl4 की प्रेजेंस में, तो डबल बॉन्ड तोड़ के वहां पर एक जुड़ जाएगा। देखो ये आ गया CH3, CH, एक Br, फिर CH2 Br। अब बोल रहा है एल्कोहलिक केवेज। एल्कोहलिक केवेज को एक हाइड्रोजन और एक हैलोजन हटाने की ताकत है, तो इसको एक हाइड्रोजन एक हैलोजन हटा देना चाहिए। आंसर बनाना चाहिए CH3, CH, डबल बॉन्ड CH Br, यहां से Br, यहां से हाइड्रोजन। लेकिन ऐसा कोई आंसर दे नहीं रहा है। इसके आगे का स्टेप एल्कोहलिक केवेज कर नहीं पाता। लेकिन अब भावनाएं समझो सवाल की। वो कह रहा भैया मेरे को एक और Br और एक हाइड्रोजन हटा दो ना। एल्कोहलिक केवेज का काम है हाइड्रोजन और हैलोजन हटाना, लेकिन इससे आगे हटाने का काम तगड़ा वाला NaNH2 करता है। मैं उसको बोलता हूं तगड़ा वाला। NaNH2 का भी काम है हाइड्रोजन और हैलोजन हटाना, एल्कोहलिक केवेज का भी काम है हाइड्रोजन और हैलोजन हटाना। लेकिन ये जब हैलोजन डबल बॉन्ड से जुड़ जाता है ना, तो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है। इनके दम ना है जो हटा दें एल्कोहलिक केवेज। लेकिन अब जाओगे कहाँ, मानना तो पड़ेगा ना कि भैया ये एक और हाइड्रोजन और एक और हैलोजन हटाएगा। तो जब यहां से एक हैलोजन एक हाइड्रोजन और हटा दोगे तो आपको क्या मिलेगा? ये देखिए, ये मिलेगा ट्रिपल बॉन्डेड, यानी C। हो गया ना? अब बोल रहे मैच द कॉलम गिवन बिलो। तो आप ढूंढ लेते हैं कॉलम को, रिएजेंट से मिलाना ही तो है। यह है एल्डिहाइड, यह है कीटोन। एल्डिहाइड कीटोन को टॉलेंस रिएजेंट से, हाँ ठीक है, टॉलेंस रिएजेंट से ही तो हम डिस्टिंग्विश करते हैं। ए का P हो गया, एक का P, अब 2 आंसर हो गया। इसका मतलब B और ढूंढ लू, बस बात बन जाए। एक और ढूंढ लो B। तो B में देखो ये फिनोलिक OH है, उसमें नहीं है। तो फिनोलिक OH को पहचानने के लिए न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड लगता है ना। तो A के B के साथ कौन हो गया? S, B के साथ ये S, ये आंसर, खत्म बात। C के साथ R, जरा देख लो भैया, C के साथ R कौन? लूकस रिएजेंट। ये एल्कोहल है, ये कीटोन है। ये जो एल्कोहल है ये लूकस रिएजेंट के साथ टर्बिडिटी देगा और ये नहीं देगा। हो गई बात खत्म।
अब यहाँ एल्डिहाइड है और ये भी एल्डिहाइड है, लेकिन ये वाला एल्डिहाइड आइडो फॉर्म देगा क्योंकि कार्बोनिल के बगल में CH3 उसमें नहीं है। ऐसे तो आंसर मैंने 2 ही से निकाल लिया था। क्लियर हो गया बेटा? अब मिलाओ पायरीन, वी यूज पायरीन। तो देखो ये CHCl3 और KVH से बना CHO, रीमर-टीमन रिएक्शन। और अगर ये CHCl3 की जगह ले लोगे CCl4 तो यही बन जाएगा COOH, और COH बन जाएगा यहां पर अगर, तो OH के साथ COH, तो हम लोग क्या बोलते हैं? सैलिसिलिक एसिड। इसका नाम था सैलिसिल्डिहाइड, अब वो किस में आ जाएगा? सैलिसिलिक एसिड। सो आंसर सी। बेंजाइल अल्कोहल इज ऑब्टेन फ्रॉम बेंजल्डिहाइड। तो देखो भैया, ये बेंजल्डिहाइड और ये बेंजाइल अल्कोहल, तो एल्डिहाइड को अल्कोहल में बदलने वाला कौन? ठीक, बेंजाल्डिहाइड को अल्कोहल में बदलने वाला कौन? कैनिज़ारोज रिएक्शन, याद है ना? डिस्प्रोपोर्शनेशन, इसी का ऑक्सीडेशन, इसी का रिडक्शन। इसके ऑक्सीडेशन से बेंजोइक एसिड, इसके रिडक्शन से बेंजाइल अल्कोहल। बोलो बन जाएगा ना? तो आंसर कौन सा हो गया? बी, कैनिज़ारोज रिएक्शन से ये हो जाएगा। वुड्स रिएक्शन में RX प्लस Na होगा। फिटिक रिएक्शन में दोनों बेंजीन रिंग हो जाएंगे, यानी हेलोएरीन हो जाएगा, बाइफिनाइल बन जाएगा। कोलवेज रिएक्शन में सैलिसिलिक एसिड बन जाएगा। आइए अगला देखते हैं। बाय वुड्स रिएक्शन अ मिक्सचर ऑफ मिथाइल आयोडाइड CH3I एंड इथाइल आयोडाइड CH2H5I, इनके बीच में रिएक्शन हो रहा है। तो भैया देखो, CH3I, इन दोनों के बीच रिएक्शन हो रहा है। वुड्स रिएक्शन है तो सोडियम के साथ हो रहा है, यानी इसके 2 फ्री रेडिकल मिलेंगे और यह बन जाएगा, इसके 2 फ्री रेडिकल मिलेंगे और यह बन जाएगा, और ये दोनों आपस में जुड़ेंगे तो यह बन जाएगा C2H5, यानी इथेन बन गया, सही है, प्रोपेन बन गया, सही है, ब्यूटेन बन गया, सही है। तो सभी तो है, इसका मतलब कौन सा होगा? मिक्सचर ऑफ एबव 3। तो आंसर कौन सा हो गया? 4th। बेटा अगला मिलाओ। X is heated with soda lime and gives ethane। देखो बेटा, इथेन मिल रहा है आपको CH3CH3, इसका मतलब ये हमारा सोडियम प्रोपियोनेट होना चाहिए, क्योंकि इसी की सोडा और लाइम से रिएक्शन करोगे तो ये Na2CO3 फॉर्म में चला जाएगा। डीकार्बोक्सिलेशन मेथड में एक कार्बन पहले से कम हो जाता है, 3 से चले 2 पर आ गए, तो ये कौन सा होना चाहिए? प्रोपेनोइक एसिड का सोडियम साल्ट होना चाहिए। तो आंसर कौन सा हो गया? प्रोपेनोइक एसिड। अब बोल रहा RMBr के Mg से रिएक्शन कराओ, तो बन जाएगा RMgBr, और DOD से रिएक्शन कराओगे तो बन जाएगा CH3CH2D। इसका मतलब वो R क्या रहा होगा? CH3CH2 MgBr। R कौन सा हो गया? CH3CH2, यानी ये R क्या हो गया भैया? C2H5, यानी CH3CH2। ठीक, तो अब ये बोलो कि इस RBr यानी CH3CH2Br की अगर हम वुड्स रिएक्शन कराएं तो क्या क्या बनेगा? देखो बेटा, इसके वुड्स रिएक्शन फॉर्म्स, आपको मालूम है इसके वुड्स रिएक्शन में फ्री रेडिकल बन जाएगा, कौन सा? CH3CH2 फ्री रेडिकल। अब बेटा देखो, ऐसे 2 CH3CH2 फ्री रेडिकल आपस में जुड़ जाए तो क्या बन जाएगा? ब्यूटेन
ठीक, और भी प्रोडक्ट दिए हैं तो चेक और भी करना पड़ेगा। इसका डिस्प्रोपोर्शनेशन करा दीजिए, इसमें से H फ्री रेडिकल अलग कर दीजिए, तो क्या मिल जाएगा? H फ्री रेडिकल अलग करने पर CH2 डबल बॉन्ड CH2 मिल जाएगा। ऐसा ये जो H फ्री रेडिकल है उसको दूसरे वाले पर जोड़ दीजिए, तो जब आप इस पर जोड़ दोगे तो एक H फ्री रेडिकल यहां जुड़ जाएगा, तो ये बनेगा। बोलो, तो इसका मतलब ब्यूटेन भी बन गया, इथेन भी बन गया, इथीन भी बन गया। ब्यूटेन, इथेन, इथीन, आंसर सी। बोलो हो गया? अब मिला बेटा। Which alkane has the highest boiling point? On increasing molecular mass, boiling point increased. ध्यान देना, मॉलिक्यूलर मास बढ़ाओगे तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, ब्रांच बढ़ाओगे तो बॉइलिंग पॉइंट घटेगा ड्यू टू डिक्रीज इन सरफेस एरिया। अब देखो, हेक्सेन 2 मिथाइल पेंटेन 2 डाइमिथाइल ब्यूटेन 3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, तो कार्बन का नंबर सब में सेम हो गया। ब्रांच बढ़ाते जाओगे तो घटता जाएगा, इसमें कोई ब्रांच नहीं है, इसका मतलब सबसे ज्यादा हेक्सेन का हो जाएगा, हाईएस्ट बोल रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एग्जिस्ट? कौन नहीं मिलेगा? भैया नोबल गैस तो आपस में थोड़ा ही ना जुड़ के मिलते हैं, Na2, तो यहां बन रहा, अरे भाई पॉजिटिव है ना यार, ठीक है ना, तो कौन सा Ne2 एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे तो 0 आ जाएगा, वो भी बताता है कि एग्जिस्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट मिलाओ, करेक्ट ऑर्डर अमंग द फॉलोइंग, तो सबसे ज्यादा रिपल्सन कहां होगा? तो मुझे ऑर्डर मालूम है, सबसे ज्यादा लोन पेयर, देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर, देन उसके बाद बॉन्ड पेयर। ढूंढिए, लोन पेयर बॉन्ड पेयर, बिल्कुल सही बोलो बेटा। तो सबसे करेक्ट आंसर फर्स्ट हो गया, बोलो हो गया ना। ये ऑर्डर है उनके इलेक्ट्रॉन पेयर के बीच के रिपल्सन का। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन डायमंड sp3, ग्रेफाइट sp2, इथाइन sp। अब बोलो कौन सा आंसर हो जाएगा? ये देखें, sp3 sp2 sp, आंसर बी। बोलो डन। दो स्टेटमेंट यहां दिए हैं। A unit formed by the attachment of base to first position of sugar is known as न्यूक्लियोसाइड। बिल्कुल ठीक, न्यूक्लियोसाइड कैसे बनता है? ये पेंटोज शुगर के फर्स्ट पोजीशन पर आप बेस जोड़ दो, याद आ गया? कोई भी आप बेस जोड़ दो, है ना, हेटेरोसाइक्लिक वाला, तो क्या बन जाएगा? वो क्या बन जाएगा? न्यूक्लियोसाइड। अब इसमें फास्फेट जोड़ दो, यानी फास्फोरिक एसिड से आया हुआ पार्ट, तो क्या बन जाएगा? न्यूक्लियोटाइड। अब मिलाते हैं, स्टेटमेंट 2 देखें। When nucleoside is linked to phosphorus, बस गए, फास्फोरस एसिड नहीं, फास्फोरिक एसिड, इक एसिड, याद आया? At 5 position of sugar we get nucleotide। बोलो, तो इसका मतलब है फास्फोरिक एसिड होना चाहिए 5th पोजीशन पर शुगर के, 1 पर बेस, 5th पर फास्फोरिक एसिड। ये क्या बोल रहा है? फास्फोरस। ये बात तो गलत बोल रहा है, पहली बात सही हो गई, दूसरी बात गलत नहीं। स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 दोनों फॉल्स नहीं। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। यस, आंसर सी इज करेक्ट। ठीक है बेटा, ध्यान रखिए। आइए मिलाए, अगला देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज एंटी कैंसर स्पीसीज? हमें मालूम एंटी कैंसर होता है सिस प्लेटिन, इसलिए इन्होंने प्लेटिनम सब में ले लिया। अब मुझे सिस ढूंढना है, सिस कहां है? ट्रांस, चलो कट्टम कुट्टम,
न सिस न ट्रांस, कट्टम कुट्टम, ट्रांस कट्टम कुट्टम, बचा कौन? सिस। सिमिलर ग्रुप, सेम साइड में सिस। सिंपल आंसर देख रहे हो कितनी आसानी से निकलता है ना? तो आंसर कौन सा हो गया? ए। लेकिन हाँ ये पता होना चाहिए एंटी कैंसर वाला कौन है? सिस प्लेटिन। नेक्स्ट मिलाओ। नॉट रिएक्ट्स विद I2 एंड OH माइनस आयन। तो हमने बोला है अल्फा मिथाइलेटेड अल्कोहल हो या कार्बोनिल के बाद बगल में CH3 हो, तो फिर मैं जानता हूं कि वो आयोडोफॉर्म रिएक्शन शो करता है, यानी आयोडीन और Na से रिएक्शन करता है या NaOI से रिएक्शन करता है। ठीक मिला? C डबल बॉन्ड O के बगल में CH3 कर जाएगा, C डबल बॉन्ड O के बगल में CH3 कर जाएगा, C डबल बॉन्ड O के बगल में CH3 कर जाएगा। ठीक है ना? अब बचा कौन? C डबल बॉन्ड O के बगल में CH3 नहीं, तो भैया ये नहीं कर सकता। तो कौन सा नहीं कर पाएगा? C वाला। तो आंसर कौन सा हो गया? C। बोलो बन गया, मुश्किल तो नहीं है। नेक्स्ट मिलाइए। स्टेटमेंट 1 देखिएगा, COCN6 ट्रिपल माइनस आयन has no unpaired electron and will be in low spin configuration। ठीक है ना? COCN6 देखना है, इस कोबाल्ट पर +3 चार्ज आ गए हैं। कोबाल्ट का मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख रहा हूं +3 वाले का, तो 3D6 4s0। बेटा 3D7 होता, 4s2 होता है। ठीक है ना? S का 2 निकल गया, D से 1 निकल गया, तो +3 चार्ज आ गया, 3D6 4s0। और CO हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग करा देगा। पेयरिंग करा देगा तो आपको मालूम है वो पूरे 6 इलेक्ट्रॉन T2G में आ जाएंगे, यानी D में 6 हो गया, कोई अनपेयर्ड नहीं है। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बना तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बोल दिया, सही बोल दिया। तो देखो नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल सही बात। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, बिल्कुल सही बात। स्टेटमेंट 1 सही हो गया। अब स्टेटमेंट 2 बोल रहे हैं हैज 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अरे झूठ बोल रहे यार, ठीक है ना? तो स्टेटमेंट 1 पहली बात सही, स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, आंसर ए बन गया। नेक्स्ट देखो बेटा, डाइबोरेन इज ए इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट कंपाउंड। जी हाँ, B2S6 इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट माना जाता है। क्यों? जितने इलेक्ट्रॉन चाहिए उसके लिए है ही नहीं पूरे। तो बोल रहे देयर आर नॉट इनफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, यानी कोवेलेंट बॉन्ड के लिए जितने इलेक्ट्रॉन चाहिए है ही नहीं। बोरान में 3 ही रहते, पूरे होते नहीं, इसलिए हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है। तो ये वाली बात भी सही है, ये वाली बात भी सही है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो बोथ assertion and reason are true and reason is the true explanation of the assertion। yes, correct हो गया। अब आप बेटा नेक्स्ट मिलाओ। 18.4 ग्राम of N2O4 is taken in 1 liter closed vessel heated till equilibrium। और देखें तो भैया ये हमारे पास N2O4 है, 2NO2 में आ रहा है, मोल्स निकाल लो इसके। तो नंबर ऑफ मोल्स बराबर होता है मास अपान मोलर मास। कितना हो जाएगा मोलर मास? नाइट्रोजन का 28, ऑक्सीजन 16 4 जा 64, 8 4 12, 6 2 8 1 9 92। तो ये देखिए ना 92, तो ये ऊपर कितना हो जाएगा? 2 टाइम्स चला जाएगा, यानी ये 0.2 आंसर हो गया। तो इसके मोल इनिशियली है 0.2 और ये 0। आपसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछ रहे हैं,
बोल रहा है एट इक्विलिब्रियम 50% N2O4 टूट गया, तो 0.2 का 50% कितना होगा? ये लो भैया 0.2 का 50% यानी उसका आधा 0.1, तो सॉल्व भी कर लो चेक भी कर लो भैया, कितना हो जाएगा? 0.1 आ जाएगा। देखो 0.2 था, उसमें से 0.1 चला गया, ठीक है, तो यहां कितना मिलेगा? यहां पर देखो बेटा, ये मिला हमारा 0.2, ये माइनस 0.1, तो 0.1 इंटू 2 यानी 0.2 यहां मिल गया। अब लगाओ केसी बराबर देखो कितना हो जाएगा, केसी बराबर देखो कितना हो जाएगा बेटा, केसी बराबर हो जाएगा 0.2 इंटू 0.2 अपान 0.1, बोलो तो कितना हो जाएगा? इस पॉइंट से ये कैंसिल हो गया, 2 2 जा 4 यानी 0.4 आ गया, आंसर सी। अगेन नेक्स्ट देखिए, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ AgCl, KSP दे रखा है AgCl का, ये precipitate of AgCl occurs by mixing which of the following, यानी दूसरा कौन सा सॉल्यूशन मिला दें किसका प्रेसिपिटेट बन जाए? तो भैया फॉर पीपीटी KSP से ज्यादा KIP होना चाहिए, अगर ऐसा होगा तो पीपीटी बनेगा। तो देखो इन दोनों को मिलाऊंगा तो यहां पर आएगा 10 की पावर -16 और KSP कितना है? 10 की पावर -10, तो यानी यहां पर क्या हो गया? KIP कितना आ गया? जा चेक कर लो भैया, भैया प्रेसिपिटेट के लिए तो ये होना चाहिए, यहां पर KIP देखो कितना हो गया? 10 की पावर -16, यहां पर देखो कितना आ गया? 10 की पावर -6, यहां पर कितना हुआ? 6 6 12, 10 की पावर -12, यहां पर कितना हो गया? 10 की पावर -20। तो भैया जिसमें यह KIP की वैल्यू इस KSP से ज्यादा हो जाए, तो यहां -10 है, इससे ज्यादा कौन सी वैल्यू है? यही वाली तो है, तो ये वाला मिलाओगे तो प्रेसिपिटेट बन जाएगा, क्योंकि प्रेसिपिटेशन के लिए रूल क्या है? KSP से ज्यादा होना चाहिए KIP। क्लियर हो गया? ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मोलिब्डेनम इन ऑक्सो कंपाउंड स्पीसीज, इसमें और ढूंढ लेते, तो भैया H2O2 का 0 हो गया, C2H4 का 0 हो गया, यहां हो गया 2x, O का हो गया -8, दो ये माइनस लगे तो बच्चे -6, तो x इक्वल टू हो गया -6/2 यानी 3, ठीक है ना? कितने बन गए भैया? 3 बन गए, और वो कितना हो जाएगा? प्लस का 3 हो जाएगा, बोलो करेक्ट? तो देखो प्लस का 3 ये आंसर, ठीक है ना? चलो भाई ध्यान देना, नेक्स्ट पॉइंट में लाओ। When a gas is bubbled through water at 298 K, a very dilute solution has obtained, बिल्कुल सही बात है। हेनरीज लॉ कांस्टेंट दे रखा 100 किलो बार। इफ द गैस एक्सर्ट अ प्रेशर ऑफ 1 बार, तो गैस का जो प्रेशर है वो 1 बार है, तो बोल रहे हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस डिजॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ वाटर, 1 लीटर पानी में कितने मोल्स डिजॉल्व होंगे? हमारे पास फार्मूला था P पार्शियल प्रेशर इक्वल्स टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो मैं सोल्यूट के मोल्स को इग्नोर कर दूं तो P इक्वल्स टू KH इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। सोल्यूट और सॉल्वेंट के इसमें से हमने सोल्यूट को इग्नोर किया है, तब ये बना। अब आओ निकालते हैं भैया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट यानी पानी, 1 लीटर पानी का मास 1000 अपॉन 18, ये हो गया 55.55। आओ निकालते हैं भैया, N2 पूछ रहे हैं आप मेरे से, तो पार्शियल प्रेशर 1 बार
ये दिया ना 1 बार बराबर, ठीक, ये N2 पूछ रहा है, बराबर KH कहां चलाएगा भैया, नीचे, कितना दे दिया 100 किलो बार, यानी 100 इंटू 10⁻³ किलो बार हो गया। ये N1 ऊपर चला जाएगा, कितना हो जाएगा 55.55, और ये बराबर हो जाएगा N2, ठीक, 3 ये 2 ये 5, तो यानी 55.55 इंटू 10⁻⁻5, यही क्या हो जाएगा N2, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, बोलो करेक्ट, ठीक, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट ये आ गया। तो कितना आ गया 55.55 इंटू 10⁻⁻5, आंसर बी, बोलो क्लियर हो गया। नेक्स्ट मिला बेटा, which of the following reaction that temperature coefficient mu is minimum, तो आप देखो बेटा, टेम्परेचर कोफिशिएंट म्यू निकालोगे तो क्या हो जाएगा K2/K1 रेट के साथ, T टेम्परेचर पर K1 उससे 10 डिग्री सेंटीग्रेड और बढ़ा दो तो वो K2 वो 10 टेम्परेचर और बढ़ा करके तब ये निकाला रेट, तो वो हो गया K2। तो K1 और K2 के रेशियो म्यू, तो आपको मालूम है, आपने एक और पढ़ा है, लॉग K2/K1 इक्वल्स टू EA/2.303 R, ठीक, T2 माइनस T1/T1 T2। तो मैं इस K1 K2 को देखूं तो वह EA के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी K1 K2 आपका म्यू, K2/K1 वही म्यू। अब आप देखो एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगी तो K2/K1 की वैल्यू ज्यादा होगी, नहीं म्यू ज्यादा होगी। तो मिनिमम वैल्यू कब होगी, जब EA की वैल्यू कम हो। तब ढूंढो EA इसमें सबसे कम किसमें है, तो सबसे कम 40, आंसर इसी में मिनिमम हो जाएगी। मान लो मैक्सिमम पूछ दिया होता तो कौन सा हो जाता 80, क्योंकि वो सबसे ज्यादा था। तो मैक्सिमम टेम्परेचर कोफिशिएंट इसके लिए आ जाएगा, मिनिमम इसके लिए आ जाएगा, बोलो बेटा। नेक्स्ट देखिए अगला प्रॉब्लम, अ रिएक्शन इन विच reactants are converted into product, it follows second order kinetics। तो rate of reaction equals to K R⁻², सेकेंड ऑर्डर है। पर कंसंट्रेशन ऑफ R इज इंक्रीज्ड बाय 4 टाइम्स, अब इसको हमने 4 टाइम्स कर दिया, तो बोले रेट कैसे बढ़ेगा, 4 टाइम्स बढ़ा दिया, तो 4 का स्क्वायर कर दो 16, तो रेट ऑफ रिएक्शन 16 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा, बोलो क्लियर हो गया। यानी रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ P 16 टाइम्स बढ़ जाएगा। देख रहे हो, ये बात आपको ध्यान रखनी। तो आंसर कौन सा हो गया सी। Which reagent is useful to convert 1 butanol, ये देखो butanol, ये रहा 1 पर ऑल, किसमें बदलना चाहते हो, ब्यूटेन पर नंबर 1 पर ही ब्रोमो पहुंचा दो। तो कौन है जो ये हटा के Br जोड़ता है, अब आप यहां पर PBr3 ले सकते हो, इसी का काम है OH हटाकर Br जोड़ना, ठीक है ना बेटा। ये क्या Br3 O को ले जाता है H3PO3 की फॉर्म में, OH हटा दिया Br जोड़ दिया, ये स्ट्रक्चर को रिटेन भी करता है, ध्यान रखिएगा। फिनॉल विद डाइल्यूट HNO3, देखो बेटा फिनॉल की अगर आप डाइल्यूट HNO3 से रिएक्शन कराओगे तो आर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल की फॉर्मेशन होगी। लेकिन अगर आप यही कंसंट्रेट ले लो, कंसंट्रेट, तो 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल बन जाएगा, जिसको आप बोलते हो पिक्रिक एसिड। यानी कंसंट्रेट HNO3 कंसंट्रेट H2SO4 लेके हीट करो तो फिर पिक्रिक एसिड बनेगा। लेकिन अगर डाइल्यूट लेते हो और H2SO4 के साथ हीट करते हो तो आर्थोनाइट्रोफिनॉल
एंड पैरानाइट्रोफिनॉल के फॉर्मेशन हो जाएगी। तो आंसर कौन सा हो गया? बी, C6H12 has chirality but hydrogenation of A is converted into C6H14, वो कायरल नहीं रहेगा। तो अब बोल रहे हैं ए क्या होगा, पहले ढूंढ लो ए जिसमें कायरलिटी मिले, बना लो। पेंट 1 2 3 4 5, ये पेंटीन 1 हो गया, 3 पर मिथाइल हो गया, तो भैया ये तो कायरल हो गया। और इसका अगर मैं हाइड्रोजिनेशन करा दूं तो देखिए इसकी कायरलिटी खत्म हो जाएगी। ये देखिए साहब, कायरलिटी खत्म। क्यों? जैसा इधर वैसे इधर, तो ये बात सही इसी के लिए बैठेगी। अगर बाकियों का भी बनाना चाहो बना लो, लेकिन उसमें क्या होगा, एसिमेट्रिकल कार्बन एटम नहीं मिलेगा, यानी वो कायरल नहीं होंगे। अब अगला देखो, इथाइल आयोडाइड एंड नॉर्मल प्रोपाइल आयोडाइड मिला बेटा। इथाइल C2H5I, प्रोपाइल आयोडाइड CH3 CH2 CH2I, वुड्स रिएक्शन बोल रहे हैं द एल्केन विच नॉट बी ऑब्टेन्ड। आ देखे, इसके दो दोस्ती कराओ, इसकी दो दोस्ती कराओ, इन दोनों की आपस में दोस्ती कराओ, तो देखो भैया ब्यूटेन बन गया, हाँ, पेंटेन बन गया, हाँ, हेक्सेन बन गया, हाँ, प्रोपेन नहीं बन सकता। तो आंसर कौन सा हो गया? बी, प्रोपेन नहीं बन पाएगा। अगला देखिए, कौन सा पेंटेन 4 मोनोक्लोरो पेंटेन बना सकता है? तो अगर मैं नॉर्मल पेंटेन ले लूं तो Cl को मैं जोड़ूं तो देखो कहां कहां जोड़ सकता हूं, या तो यहां जोड़ दो, या तो यहां जोड़ दो, या तो यहां जोड़ दो, इसमें 3 बन पाएंगे। आइसोपेंटेन ले लो 1 2 3 4, और ये हो गया आइसोपेंटेन। अब आप Cl को जोड़ो, यहां जोड़ सकते हो, यहां जोड़ सकते हो, यहां जोड़ सकते हो, यहां जोड़ सकते हो, 4 बन जाएंगे। अरे देखो ना भाई, यहां जोड़ दोगे 1 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन, यहां जोड़ोगे 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन, यहां जोड़ोगे तो नंबरिंग इधर से करनी पड़ेगी, 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन, यहां पर 1 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन। बोलो 4 आइसोमर बन गए कि नहीं बन गए? खत्म के, ठीक। तो 4 किसमें बन रहे? इसमें बन रहे, बात खत्म। 2 मिथाइल प्रोपेन वाले में खाली एक ही बनेगा, न्यू पेंटेन भी उसी का नाम है, उसमें एक ही बनेगा। बॉन्ड एंगल 120 यानी sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो देखो ClF3 7O3 10/25 sp3d, और ये देखो भाई 5O3 8, 5 + 3/2 यानी 8 यानी 4 यानी sp3। यहां पर देखिए बोरान के 3 मोनोवेलेंट अपन 2 यानी 3 यानी sp2। तो sp2 में ट्रायगोनल प्लेनर होगा, इसी में 120 डिग्री स्ट्रक्चर, 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल बनने का चांस रहेगा। याद है ना, ये देखो ट्रायगोनल प्लेनर, ये एंगल 120 डिग्री। अगला मिलाओ, Mn double plus ion compounds are more stable than Fe double plus ion। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जब आप Mn डबल प्लस आयन देखोगे तो आएगा 3d5 4s0, Fe डबल प्लस आयन देखोगे तो ये आएगा 3d6 4s0। तो इसका Mn डबल प्लस आयन ज्यादा स्टेबल हो गया। कंपाउंड्स आर मोर स्टेबल देन Fe डबल प्लस आयन
टुवर्ड्स ऑक्सीडेशन टू देयर प्लस 3 स्टेट। देखो Fe डबल प्लस आयन बहुत आसानी से Fe ट्रिपल प्लस आयन में बदल जाएगा, क्योंकि ये 3d5 ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। लेकिन इसको अगर दोगे तो फिर भैया ये तो एक और नहीं एक्सेप्ट करना चाहेगा, क्यों? ऑलरेडी ज्यादा स्टेबल है। तो Fe डबल प्लस आयन Fe ट्रिपल प्लस आयन में तुरंत ऑक्सीडाइज हो जाएगा, लेकिन ये नहीं। तो देखते हैं इसका रीजन क्या है। Mn डबल प्लस आयन इज मोर स्टेबल विद हाई थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। हाँ, हाई थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी, ये तो बात सही, क्योंकि D5 के बाद अब जब स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आएगा तो इससे तीसरा निकालना मुश्किल होगा। Mn डबल प्लस आयन बिगर इन साइज नहीं, कंप्लीटली फिल्ड डी नहीं, हाफ फिल्ड है, डज नॉट एग्जिस्ट नहीं, एग्जिस्ट करता है। तो लो भैया कौन सा आंसर हो गया? ए। नेक्स्ट मिला, इनका कहते हैं जरा मैचिंग करा दो। तो देखो मैचिंग करा देते भैया। कोबाल्ट 3 प्लस आयन लेंगे तो यहां पर हो जाएगा 3d6 और यह आ जाएगा 4s0। डी में 6 तो कितने हो गए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? इसमें हो गए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4। तो जब 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो हमारा मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए फॉर्मूला √n+2, बोलो बोर मैग्नेट्रॉन Bm आ गया। तो 4 और 2 6 4 जा 24, √24 हो गया इसका। तो इसके साथ कौन मैच कर रहा है? फोर्थ वाला। तो एक के साथ फोर्थ कहीं दिया, 2 दे दिए भैया, तो इसका मतलब बी मुझे और मैच कराना होगा। तो क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो तो 3d3 4s0 हो गया। ट्रिपल प्लस आयन की बात कर रहा हूं। इसका एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, 2 डी से निकल गए, तो यह बन गया। अब 3 अनपेयर्ड माने 3 2 5, 5 3 जा 15, √15 यानी फिफ्थ हो गया। इसका कौन सा? बी का फिफ्थ। यह आंसर बन गया। क्या मैं अब आगे भी देखूं? ना, अब मैं आगे नहीं देखूंगा भाई। ये देखिए नेक्स्ट, डायमंड इज अ बैड कंडक्टर, बिल्कुल सही। ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर, बिल्कुल सही। दोनों बातें सही हैं। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द ट्रू एक्सप्लेनेशन। नहीं भाई, इसका गुड कंडक्टर होने का रीजन है प्रेजेंस ऑफ फ्री पाई इलेक्ट्रॉन। इसके बैड कंडक्टर का रीजन है उसमें कोई इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं। तो ऐसा तो ये आंसर थोड़ा ही ना भाई। तो आप देखो आर ट्रू नहीं, दोनों ट्रू नहीं है। दोनों ट्रू तो हैं, लेकिन उसके रीजन की बात नहीं कर रहा। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, ठीक, दोनों ही सही है। असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, लेकिन वो उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? बी। बोथ assertion and reason are true but the reason is not the true explanation of assertion। ये देखिए मैंने आपके सामने 50 क्वेश्चन पूरे कर दिए और ये हम कंप्लीट कर चुके। ये हम आपके साथ पूरे 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके। आप फिर से हमारे नेक्स्ट वीडियो में आइए, देखें एजुफाई हब पर आप फिर से जुड़िए। अगले टर्न पर आपके सामने फिर से 50 क्वेश्चन लेकर के आ रहे हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट नीट के वो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना? तो आइए हमारे इस चैनल में जुड़िए आप मेरे साथ, फिर से 50 क्वेश्चन करके देखते हैं।